हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नया जो टर्म आएगा दैट इज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल समझने से पहले एक चीज ध्यान दो कि जब हम लोगों ने बोर्स थ्योरी पढ़ी, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूं, बोर्स थ्योरी पढ़ी, वहां हम लोगों ने क्या डिफाइंड किया? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या था? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस या स्टेशनरी shells या stationary space या stationary region around the nucleus where electron revolves। ठीक है, इसने क्या बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास तुम्हारे सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, जहां पे तुम्हारे क्या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। और ये सिर्फ वो रीजन होंगे जहां पे ये स्टेशनरी। स्टेशनरी क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन बैलेंस कर दे रहा है? mv²/r। तो यहाँ फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब एनर्जी यहाँ सेम रहेगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इंटू 1/1², तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जब तक वो एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टेशनरी का मतलब कि वहां फोर्स बैलेंस्ड है, हेंस एनर्जी विल रिमेन सेम। ठीक है, आया समझ में? तो बोर्स ने अभी तक क्या बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, और स्टेशनरी मतलब वहां इनकी एनर्जी अनलेस एंटिल कोई ट्रांजिशन नहीं होता, इनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन बोर्स में हम लोगों ने क्या ले रखा था? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर्स थ्योरी जब पढ़ी तो सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर किया? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से हम लोगों ने क्या बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस या रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इसका मतलब क्या, एक बार ध्यान दो। मैं अगर बोलूं कि बोर्स थ्योरी के हिसाब से न्यूक्लियस से 0.53 एंगस्ट्रॉम पे जाओगे तो फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हें इलेक्ट्रॉन जरूर जरूर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन तुम्हें जरूर मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर मैंने ये बोला कि अगर मैं न्यूक्लियस से 0.53 एंगस्ट्रॉम पे गया तो वहां इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। ऐसा क्यों बोल पाए? क्योंकि सिर्फ हमने कौन सा नेचर कंसीडर किया? इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर। समझ में आया? लेकिन जैसे ही डी ब्रोगली ने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी आएगा और वेव नेचर भी आएगा, उसके बाद हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर वेव नेचर आ रहा है तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी इन सब में अनसर्टेनिटीज आएंगी। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या टर्म डिफाइन किया? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इट इज द रीजन around the nucleus where probability of finding electron is maximum। एक बार पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अलोंग मैंने ये रीजन बनाया, ये न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, इसके लॉन्ग ये रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2% है। ये रीजन है, इसमें 1% है, और यहां पे इस रीजन में तुम्हारा 95% है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा? ये वाला जो रीजन है इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्बिटल। ठीक है, अब चीज ध्यान दो। पहले ऑर्बिटल की डेफिनेशन हमने बोल दी।
अब चीजें कंपेयर करो, ठीक है। मेन चीज आती है कंपेयर करने, क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहली चीज, बोर्ड्स थ्योरी में क्या डिफाइंड है, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, वो सर्कुलर स्पेस या सर्कुलर ऑर्बिट्स बोर्ड से डिफाइन किया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, सोमरफील्ड ने बाद में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का तुम्हारा रूल दिया था। बस इसने क्या बोल दिया था कि जो ऑर्बिट्स हैं दैट आर नॉट सर्कुलर दैट आर इलिप्टिकल, लेकिन सोमरफील्ड की थ्योरी हमारे कोर्स में नहीं है। कई भी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए सोमरफील्ड, ठीक है। वापस आओ, बोर ने क्या बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स क्या है कि दीज आर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्यों है, क्योंकि पहली बात उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि उस पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको कौन बैलेंस कर दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी चीज, अगर मैं एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करूंगा तो उसमें जीरो अनसर्टेनिटी आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसीडर कर रखा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन एटम में 0.53 एंगस्ट्रॉम पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा अकॉर्डिंग टू बोर। फर्स्ट ऑर्बिट है, वहां इलेक्ट्रॉन पाया ही जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है। मतलब मैं, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या थे, कंसिडरिंग बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसिडरिंग बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना मतलब क्या है कि देखो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कि मैटर हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। फिर उसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की हम लोग 100% सर्टेनिटी से कोई भी वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकते, पोजीशन वेलोसिटी, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। तो जिसकी वजह से हमने क्या डिफाइन किया, ऑर्बिटल्स वो रीजियन है अराउंड द न्यूक्लियस जहां वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड 90 to 97%। एक रफ वैल्यू है, लेकिन कभी भी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 100% है, मतलब मैंने क्या बोल दिया कि मैं श्योर हूं कि इलेक्ट्रॉन वहां पाया ही जाएगा। मतलब मैं किस में आ गया, ऑर्बिट वाली थ्योरी पे। और ऑर्बिट वाली थ्योरी का मतलब है सिर्फ कौन सा नेचर कंसीडर कर पाना, पार्टिकल नेचर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 99% हो सकता है, 99.9% हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता, क्योंकि 100% माना कि जीरो अनसर्टेनिटी, और जीरो अनसर्टेनिटी सिर्फ तब आ सकती है जब ये पार्टिकल नेचर हो, क्लियर है। अगर मैं पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों कंसिडर कर रहा हूं, then probability of electron maximum 90, 95, 97, 98, 99 हो सकती है, लेकिन 100% नहीं हो सकती। उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी आएगी। समझ में आया। सबसे पहले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन समझ में आया। ऑर्बिटल्स आर द रीजन अराउंड द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जैसे इस केस में ये रेडेड पोर्शन क्या होगा, ऑर्बिटल, ठीक है। अभी मैंने रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। ऑर्बिट क्या आते हैं, देयर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रिकल अकॉर्डिंग टू समरफील्ड वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। वहां प्रेजेंट ही है, ठीक है, 100%। लेकिन वहां हमने सिर्फ कौन सा नेचर कंसीडर किया, पार्टिकल। ऑर्बिटल्स में कौन सा नेचर कंसीडर करेंगे, पार्टिकल एज वेल एज। समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। तो इतना पॉइंट समझने के बाद मैं एक बार ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स, इनमें अगर मैं डिफरेंसेस लिखूं तो पहली चीज, इसमें सिर्फ कौन सा नेचर इसमें सिर्फ कौन सा नेचर कंसिडर्ड होता है, पार्टिकल नेचर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, क्लियर है। शेप की बात की जाए तो शेप इसका सर्कुलर अकॉर्डिंग टू बोर और इलिप्टिकल अकॉर्डिंग टू तुम्हारा सोमरफील्ड। इसमें कई शेप आते हैं, डिफरेंट शेप्स अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। इनके कई शेप्स हैं, अभी हम लोग काफी शेप्स है वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
obeys या de Broglie hypothesis and Heisenberg's principle. ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल मतलब बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर डू नॉट ओबे या violates these principles, violates de Broglie hypothesis and Heisenberg principle. ठीक है, समझ में आया? और चीज अगर बोली जाए, probability of finding electron is maximum. यहां probability of finding electron is 100%. ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ऑलवेज लेस देन 100%, ऑलवेज लेस देन 100% है तो ऑर्बिटल, अगर 100% है तो क्या है? ऑर्बिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इतना नोट करो पहले। तो अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, सबसे आता है तुम्हारा सबसे पहले एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप क्या आता है? स्फेरिकल। ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप आएगा, स्फेरिकल शेप है। आया समझ में? अगर मैं इसको 2 डायमेंशनली ड्रॉ करूंगा तो देखो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। 2 डायमेंशनली अगर मुझे ड्रॉ करना पड़ा तो 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन को अगर मैंने किया तो एक सर्कल, ठीक है, लेकिन उसका शेप सर्कल नहीं, क्या है? स्फेरिकल। क्लियर है? दूसरी चीज, नेक्स्ट आता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल 3 टाइप्स के होते हैं। एक तुम्हारा पीएक्स, पीएक्स का शेप इस टाइप से आएगा, 2 डायमेंशन में ऐसे ड्रॉ करेंगे। इट इज ओरिएंटेड, सबसे पहले इसका शेप होता कैसे है? डंबल शेप। इट इज शेप्ड एज डंबल। जैसे तुम जिम में जाते हो तो जिम में जो डंबल लगे रहते हैं, डंबल उठाते हो, ठीक है, डंबल शेप, या 2 मटर के दाने रख दो ऐसे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इट इज शेप्ड डंबल शेप्ड। अब इसमें 3 होते हैं, 3 टाइप के, पीएक्स, पीवाई एंड पीजेड। ठीक है, आया समझ में? पीएक्स, पीवाई एंड पीजेड। देखो लेट मान लो, अब देखो आगे कभी भी हम लोग चीजें अगर रिलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस तो ध्यान रखना, ये वाला एक्स, ये वाला वाई और ये बाहर निकलता हुआ जेड। जैसे तुम्हारी नोटबुक में ये वाला एक्स, ये वाला वाई और ये बाहर निकलता हुआ जेड। ठीक है, कभी भी नोटबुक में अगर तुम बनाओगे एक्स वाई जेड तो ये वाला एक्स, ये वाला वाई और ये बाहर निकलता हुआ जेड। बोर्ड पे ये एक्स, ये वाई और बाहर निकलता हुआ जेड। तो px इज ओरिएंटेड अराउंड एक्स डायरेक्शन, py इज ओरिएंटेड अराउंड y डायरेक्शन और ये pz ऐसे बाहर की ओर। वो बाहर नहीं बना सकता इसलिए मैंने z डायरेक्शन थोड़ा इंक्लाइन दिखाया, जबकि pz ऐसे होगा, ये बाहर आ रहा होगा ऐसे, इस टाइप से। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, इसको बाद की थ्योरी में लोग करेंगे। वाई शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फीयर एंड पी ऑर्बिटल इज डंबल। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों भाई स्फेरिकली क्यों है? मैं बोल देता रेक्टेंगुलर है, क्यूबिक है, क्यूबॉइड होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए इसका शेप, क्यों स्फीयर है, क्यों इसका डंबल आ रहा है? तो ये क्वेश्चन अभी नहीं, आगे चल के हम लोग श्रोडिंगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां हम लोग इसका आंसर देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, साथ में लिख देना, आगे जैसे ही वो थ्योरी पढ़ूंगा वहां मैं इसको दूंगा क्यों इसका स्फीयर ही आ रहा है, क्यों इनका डंबल ही आ रहा है। समझ में आया? ठीक है, और चीज ध्यान दो, एक और पॉइंट में लिख रहा हूं, ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन या कैन अकोमोडेट a maximum of
2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी y लिख लेना, ऐसा क्यों, ये भी हम लोग आगे चलेंगे वहां इसका भी रीजन देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं पॉइंट लिख रहा हूं। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा रख सकता है अपने पास, 2 से कम रख सकता है, 2 एक रख सकता है, 2 रख सकता है, लेकिन 3 नहीं रख सकता। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 2, एक भी रख सकता है क्योंकि एक इज लेस देन 2। ठीक है, आया समझ में। अब एक और चीज मैं डिफाइन करो, यहां मैं कुछ चीजें डिफाइन कर दे रहा हूं। सबशेल, सबशेल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, आया समझ में। अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं एस सबशेल, एस सबशेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल ही होता है। एस सबशेल कैन कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, क्योंकि एस एक ही ऑर्बिटल होता है। एस इज ओनली 1 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। एस का एक ही शेप आता है, स्फेरिकल। इट इज कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। पी सबशेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स। ध्यान दो, हर एक पी सबशेल में एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। मतलब हर एक पी सबशेल 3 ऑर्बिटल्स कंसीडर करेगा, एक px, एक py, एक pz। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीनों पॉइंट्स में फिर से बता, मैंने बोला एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप। पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, px x के अलोंग ओरिएंटेड, py y के अलोंग ओरिएंटेड और pz z के अलोंग ओरिएंटेड। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बोली कि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, 2। क्यों, बात की बात है, अभी सिर्फ हमें पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, 2 एक कर सकता है, 2 कर सकता है, लेकिन 3 नहीं कर। मैक्सिमम 2 इसका मतलब एक भी कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज सबशेल क्या बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल। एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आ रहा है। पी सबशेल 3 ऑर्बिटल्स कंटेन करता है, एक px, एक py और एक pz। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं, ध्यान देना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल, एक एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एक एक्स सबशेल सिर्फ एक ऑर्बिटल कंसीडर कर रहा है। एक ऑर्बिटल का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तुमसे बोला जाए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, पी सबशेल में बताओ, एक पी सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स है, 3। हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अटेन कर सकता है, तो 3 है, तो 3 दूनी कितने आ गए, 6। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डी। नेक्स्ट तुम्हारे टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं डी, डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ 5 टाइप्स। एक डी एक्स वाई, डी एक्स वाई का शेप 3 डायमेंशन में, उधर देखो 2 डायमेंशन में ऐसे बनाओगे। इसकी जो लोब्स हैं, ये जो लोब्स हैं, जैसे देखो px की जो लोब थी वो x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड थी, py की जो लोब थी वो y एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेड थी, pz की लोब pz के अराउंड ओरिएंटेड थी। इसकी जो लोब्स हैं वो x और y एक्सिस से 45 डिग्री पे ओरिएंटेड है। देखो फिर से पॉइंट ध्यान दो, मैंने क्या बोला, px की लोब्स x एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेड है, इसका मतलब है कितने एंगल पे ओरिएंटेड है, तो 0 डिग्री। अगर उसी पे अराउंड अलोंग ओरिएंटेड का मतलब क्या, उसी पे रखी हुई है, उसी पे रखी है, तो कितना एंगल आ गया, 0 डिग्री। मतलब मैं क्या बोलूंगा, px की जो लोब्स हैं वो x एक्सिस से 0 डिग्री पे ओरिएंटेड है, py की लोब्स y एक्सिस से 0 डिग्री पे ओरिएंटेड है, pz की लोब्स z एक्सिस से 0 डिग्री पे ओरिएंटेड। इतना समझ में आया? लेकिन dxy की लोब्स, इसको मैं क्या बोलूंगा, dxy की लोब्स x और y एक्सिस से कितने डिग्रीज पे ओरिएंटेड है, 45।
सिमिलरली आता है डी वाई जेड। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए ये एक्सिस चेंज कर रहा हूं यहां, मैंने ये वाला z मान लिया, ये वाला y मान लिया, 3 डायमेंशनली तुम वहां देख लो, मैं 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान रखो ये x नहीं रहा, अब ये z मान लिया मैंने कुछ देर के लिए, तो इसका ऐसे आएगा, इसमें जो है y और z एक्सिस से dyz का जो है वो y और z एक्सिस से 45 डिग्री पे ओरिएंटेड होगा, dxy का x और y एक्सिस से 45 डिग्री, dyz का y और z डिग्री एक्सिस से 45 डिग्री, और एक नेक्स्ट आता है dxz। फिर से मैं अब ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए चेंज कर रहा हूं, xz का x और z से कितना 45 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां क्या बोला, इन dxy dyz dxz groups are oriented at 45 degrees to respective axis। रिस्पेक्टिव एक्सिस का मतलब है एक्स वाई में एक्स और वाई से, वाई जेड में वाई और जेड से, एक्स जेड में एक्स और जेड से। ठीक है, दूसरी चीज सबसे पहले शेप बताना भूल गए, इनका शेप हम लोग क्या बोलते हैं, इनका शेप क्या होता है, डबल डंबल, दो डंबल, इनका शेप क्या होता है, डबल डबल डंबल, दो, क्योंकि इसमें दो डंबल है, एक ये डंबल एक ये डंबल। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक और आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स ये वाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। क्लियर है? इस केस में जो लोब्स हैं वो 45 डिग्री पे नहीं है, अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लोब्स आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस मतलब क्या, 0 डिग्री पे, ये एक्स, ये एक एक्स पे एक वाई पे। ठीक है, समझ में आया? और लास्ट एक आता है डी, लास्ट एक आता है डी जेड स्क्वायर, तो मैं फिर से थोड़ी देर के लिए चेंज कर रहा हूं, इस वाले को मैंने मान लिया जेड है, तो डी जेड स्क्वायर में दो चेंजेस है। पहली चीज, इसमें दो डंबल नहीं एक डंबल आता है, और दूसरी चीज इसमें एक रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो जैसे ये जेड एक्सिस इधर था, तो ये मार्कर मान लो तुम्हारे लोब है दो, ये मार्कर तुम्हारी लोब है, तो दो लोब्स, एक ऐसे और एक रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट होता है, इसको घूमता हुआ, इसके आसपास एक रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, 3 डायमेंशन तुम वहां देखते रहो, मैं 2 डायमेंशन में इसको बना रहा हूं। ठीक है, एक लोब अलोंग जेड एक्सिस, ये जेड के अलोंग ओरिएंटेड लोब है, और जो रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये इसके चारों तरफ इसको सर्कुलर ऐसे, ठीक है, सराउंड किए हुए। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका शेप डबल डंबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डंबल है, एक डंबल विद अ रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग द लोब। लोब कहां ओरिएंटेड है, लोब इज ओरिएंटेड अराउंड, लोब इज ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये 5 टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, ये 5 टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो अब चीज ध्यान से, मैंने क्या बोला, डी सबशेल, डी सबशेल कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ, बताओ भाई, अच्छा डी सबशेल कंटेन, सबसे पहले बोले डी सबशेल कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स, डी सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स है, 5, मतलब इट कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ, बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? अच्छा एक चीज ध्यान देना, कई बार तुम लोग, चलो मैं एफ ऑर्बिटल में करा दूंगा, इनके शेप्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि आगे कई चैप्टर्स में इनका जरूरत आएगी, बॉन्डिंग में आएगी, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आगे आएगा।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ो, कई जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स इनऑर्गेनिक के घूमेंगे उसमें सारी चीजें वापस आएंगी, ऑर्गेनिक में भी आएगा। तो ये चीजें तुम्हें बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इनके शेप्स, टाइप ऑफ, कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स और कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आया समझ में? ये चीजें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। लास्ट आता है तुम्हारा एफ ऑर्बिटल। अब एफ ऑर्बिटल्स का तुम्हारा शेप कोर्स में नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ध्यान दो, तुम्हें ध्यान रखना है कि एफ सबशेल कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स। एफ सबशेल के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 7। मतलब एफ सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। एफ सबशेल मैक्सिमम कितना अकोमोडेट कर सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो, वैसे तो नहीं पूछे कभी तुम्हारे शेप कोर्स में, अगर मान लो तुमसे शेप पूछे तो इसका क्या होता है? लीफ लाइक, लीफ लाइक, और कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है ट्रिपल डम्बल। इनका शेप होता है लीफ लाइक, और कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है ट्रिपल डम्बल शेप। ठीक है, लेकिन शेप तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है इनके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एफ सबशेल में। और मतलब क्या है? 7 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 14। ठीक है, समझ में आया? एक पॉइंट ध्यान रखो, कई बार तुमसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ, ए ऑप्शन गिवन रहेगा 6, डी ऑप्शन गिवन रहेगा 4, डी ऑप्शन गिवन रहेगा 2, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गिवन रहेगा 1। तुम लोग टक से मार दोगे ये, जबकि ये गलत है। मैंने क्या बोला है? p सबशेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। अगर p ऑर्बिटल बोला गया या कोई भी एक ऑर्बिटल ले लो, चाहे वो p हो, चाहे d हो, चाहे s हो, चाहे f है, अगर एक ऑर्बिटल की बात की जा रही है तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर पाएगा? 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन